नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉकेट जीके कॉन्सेप्ट की। और आज की टॉपिक होगी यहूदी धर्म और मगध राज्य का उदय। चलिए फिर हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखेंगे यहूदी धर्म को देखेंगे। थोड़ा मैं फॉन्ट को बड़ा कर लूँ, सॉरी मैम, मुझे पहले ये सारा सेटअप करना चाहिए। देखेंगे यहूदी धर्म को। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकस्वरवादी धर्म माना जाता है। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से यहूदी धर्म से ही ईसाई एवं इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है ना। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से यहूदी धर्म से ही ईसाई एवं इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यह करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। यह करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अर्थात परम पिता परमेश्वर उनके पुत्र ईसा मसीह यानी यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को मानते हैं। देखेंगे यहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी जो होते हैं अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम यानी इब्राहिम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के 2 पुत्र थे। इन दोनों की माता अलग अलग थी। पैगंबर अब्राहम जो थे, है ना, इनके 2 पुत्र थे और इन दोनों की माताएं जो थी अलग अलग थी। देखेंगे पुत्र हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था, वहीं और पुत्र जो उनके थे हजरत इस्माइल की माता का नाम हजारा था, है ना। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम, पैगंबर अब्राहम जो थे उनके पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। ठीक है, याकूब ने ही यहूदी की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था, है ना। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र यानी इजराइल बनाया था। इजराइल की स्थापना देखेंगे 1948 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी है। अभी इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आप सभी को पता ही होगा, यहाँ पे वही इजराइल की बातें चल रही है। कहा जा रहा है वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। इसके वंशज को यहूदी कहा गया। यहूदी की धर्म भाषा इब्राहिमी यानी हिब्रू, है ना। यहूदियों की धर्म भाषा इब्राहिमी यानी हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है। यहूदी धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? तो तनक है। हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तनक जो क्या है? हिब्रू भाषा में लिखा गया है। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग कहलाता है। यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है सिनेगाग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तनक को तालमुद्र या तोरा भी कहते हैं। तनक जो होते हैं इन्हें तालमुद्र या तोरा भी कहा जाता है, जो इनके ग्रंथ है यहूदियों के। ठीक है, ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। सबसे बड़ा नाम किसका है? तो पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है, जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। ठीक है, यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश देखेंगे तो 973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ था। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पे हुआ था। ठीक है ना। अपना अगला पॉइंट है,
2024 तक विश्व में यहूदियों की संख्या 2024 तक विश्व में देखेंगे तो यहूदियों की संख्या आपको 1.57 करोड़ है, जिसमें 72 लाख इजराइल में तथा 60 लाख अमेरिका में निवास करते हैं अगला पॉइंट देखेंगे अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर प्रारंभ होता है मगध राज्य का उदय। देखेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। जिसमें देखेंगे मगध राज्य में पहला था हड़यक वंश, दूसरा था आपका शिशुनाग वंश, तीसरा था आपका नंद वंश। इसे याद रखेंगे, मगध राज्य में 3 वंशों का योगदान रहा था, ठीक है ना। ये थे आपके हड़यक वंश, सेकंड शिशुनाग वंश, थर्ड आपके नंद वंश थे। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक आपके बृहद्रथ थे और जारासंघ बृहद्रथ का पुत्र था। जारासंघ जो था बृहद्रथ का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो ये आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और मगध में सबसे प्राचीन वंश कौन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके बृहद्रथ थे और बृहद्रथ का ही पुत्र जारासंघ था और इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ग्रीव्रज थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हड़यक वंश को, ठीक ना। इसका शासन रहा था 544 से 412 ईस्वी पूर्व, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग शासकों को देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बिंबिसार का शासन रहा था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, कितना? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। चलिए पॉइंट स्टार्ट होता है, बिंबिसार ने हड़यक वंश की स्थापना की। यह 544 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था, ठीक है। मगध का शासक बन रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। महावंश के अनुसार इस समय इसकी आयु 15 वर्ष थी। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बुद्ध का समकालीन था, यानी उस वक्त बुद्ध थे और उन्हीं के टाइम पीरियड पे ये बिंबिसार भी थे, ठीक है। इसने राजगृह का निर्माण किया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया और इसको श्रेणिक के नाम से भी जाने जाते हैं और बौद्ध धर्म का ये अनुयायी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये बुद्ध के समकालीन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब ये क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि अब सभी जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना, तो ये है, ठीक है। चलिए, और इसने बिंबिसार ने हड़यक वंश की स्थापना की, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इस नगर का योजनाकार यानी वास्तुकार महागोविंद था, याद रखेंगे। राजगृह का निर्माण इसी ने किया था, बिंबिसार ने, है ना। और इस नगर का योजनाकार यानी वास्तुकार महागोविंद थे। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं पुत्री अजात शत्रु को वहां गवर्नर नियुक्त किया था अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है ना। अंग को हरा करके, अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराकर, ठीक है। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी एवं लिच्छवी राजकुमारी चेलेना से विवाह किया। प्रसेनजीत ने काशी दहेज में दिया। देखेंगे, मद्र वंश की राजकुमारी क्षमा यानी खेमा से विवाह किया। चेलेना ने इनका पुत्र अजात शत्रु को पैदा किया। चेलेना जो थी बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु को पैदा किया था, ठीक है। इनकी रानियां आपकी थी, है ना, कौशला देवी थी और, है ना, जो प्रसेनजीत की आपकी बहन भी थी, देखेंगे, है ना। और चेलेना से विवाह किया। फिर क्षेमा, जिनका नाम खेमा भी था, उनसे विवाह किया, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट प्रारंभ होता है। बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती भेजा एवं पांडु रोग से पीड़ित अवंती शासक प्रोद्योत की चिकित्सा सहायता की। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। जो जीवक थे उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। आप मुझे कमेंट में बताएंगे वर्ड, है ना, तक्षशिला
बिहार में कहाँ है। ठीक है। इसके पुत्र अजात शत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर दी। अजात शत्रु ने, है ना, वो बोलते हैं ना पितृहंता, वही है ये लोग, है ना। इसके पुत्र अजात शत्रु ने 492 ईस्वी में बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग अजात शत्रु को। अजात शत्रु का सेशन है आप लोग का 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। इसका अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक था। इनका नाम क्या था? कुड़िक। और इनके पिता का क्या नाम था, निकनेम? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं। चलिए, अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की थी, है ना। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त जो थे, इनके कहने पर किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसके मंत्री वशिष्ठकार ने वजी संघ में फूट डाली थी। अजात शत्रु ने वजी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथ, मूसल एवं महाशिला कंटक शस्त्रों का प्रयोग किया था। लिच्छवी गणराज्य को मगध में मिलाया। अजात, क्वेश्चन रहेगा, लिच्छवी गणराज्य को मगध में किसने मिलाया? तो अजात शत्रु ने मिलाया था। ठीक है। अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में करवाया था। अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में करवाया। अजात शत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन ने किया था। जैसे इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी ना, ठीक, इनकी भी हत्या इनका पुत्र उदयन ने किया था। और कहते हैं ना कर्मा कम बैक, है ना, 461 ईस्वी में किया था। ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, जो हमारे बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, है ना, किन किन शासकों के समय में हुई है ना। तो इसका एक निमोनिक्स है अ का अ क। ठीक है। इसमें अ फॉर अजात शत्रु आपके हो जाएंगे, क फॉर काला शोक हो जाएंगे। ठीक है ना। अका अक, तो अजात शत्रु, काला शोक, फिर आपके अशोक आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपके कनिष्क आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसको मैं क्लीन करती हूँ। चलिए अब हम लोग को पॉइंट आता है उदयन का। ठीक है। उदयन 461 से ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसका सेशन रहा था, इनका कार्यकाल रहा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। ये देखिए, ध्यान रखेंगे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। इसने सोन एवं गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही है। ठीक है। इसने सोन एवं गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशु नाग ने की थी। अब हम बुलेट पॉइंट देखेंगे, नोट पिंक बॉक्स को। बौद्ध धर्म में अजात शत्रु एवं उदयन को पितृहंता कहा जाता है। बौद्ध धर्म में अजात शत्रु एवं उदयन को पितृहंता कहा जाता है। ठीक है। अजात शत्रु प्रथम पितृहंता थे। अजात शत्रु जो थे प्रथम पितृहंता थे, याद रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शिशु नाग वंश को। इस वंश की स्थापना शिशु नाग ने 412 ईस्वी में की। इसने अवंती यानी उज्जैनी तथा वैशाली को जीतकर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, है ना। शिशु नाग ने अवंती, उज्जैनी तथा वैशाली को जीता और जीत करके इसने अपनी राजधानी कहाँ बसाई? वैशाली में बसाई थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम सभी काला शोक को। यह शिशु नाग वंश का प्रवर्ती शासक था। यह शिशु नाग वंश का प्रवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। आपको बताया था ना, अका अक, वही वाला फुलफिल कर रहे हैं ये लोग। दूसरी बौद्ध संगति का, है ना, आयोजन करवाया था। देखेंगे शिशु नाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशु नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश, अब देखिए कि नंद वंश प्रारंभ होता है
ये इनका शासन रहा था 344 से 322 ईस्वी पूर्व। देखेंगे महापद्म नंद अपरो परशुराम, महापद्म नंद अपरो परशुराम यह मगध में नंद वंश का संस्थापक और नाई जाति का था, है ना। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखेंगे। नंद महापद्म नंद ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका दूसरा नाम भार्गव था। नेक्स्ट पॉइंट है, खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का क्या किया इन्होंने? निर्माण करवाया। और वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया था, ठीक है। और वहां से आप लोग देखेंगे तो जिनसेन की मूर्ति इन्होंने लेकर के आया था। कलिंग पर आक्रमण किया था इसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का लेखक पाणिनि इसके समय में थे, है ना। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक, है ना, पाणिनि जो है ना। देखेंगे आप ये नंद वंश के समय थे, है ना। महापद्म नंद के समय थे शासक, नंद वंश बोलेंगे और महापद्म नंद शासक, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे घनानंद को। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद जो था यह नंद वंश का अंतिम शासक था एवं सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। देखेंगे ग्रीक यूनानी लेखकों ने इन्हें अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा है। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा है। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए एवं दरबार में चाणक्य का अपमान किया। नंद वंश का विनाश घनानंद की हत्या चाणक्य एवं चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? चाणक्य एवं चंद्रगुप्त। चाणक्य कौन थे? आप लोग को पता ही होगा, है ना। अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक कौन है? चाणक्य है ना। और अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है ना, जिसमें आप शासन संबंधित रूल रेगुलेशन वर्णित है। एक राजा का कैसे मतलब राज्य शासन चलाने के लिए बेसिक रूल रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, इसमें यही वर्णित है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, मगध मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब हम लोग देखेंगे सिकंदर और भारत को। सिकंदर और भारत, इसमें देखेंगे परिचय। सिकंदर का जन्म 363 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय तथा जो मकदूनिया के राजा थे। इनके पिता का मकदूनिया के राजा थे और इनके पिताजी फिलिप द्वितीय थे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ध्यान रखेंगे सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, ठीक है। भारत अभियान अब देखेंगे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा था। देखेंगे सिंधु नदी को पार करके ये हमारे इंडिया में आया था और हिंदुकुश पर्वत को भी पार किया था, ध्यान रखेंगे। पॉइंट है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिस झेलम के युद्ध में, है ना, हाइडेस्पिस झेलम बोलते हैं इसको, हाइडेस्पिस के युद्ध में पोरस को पराजित किया, लेकिन सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर के आक्रमण के समय अंबी तक्षशिला के शासक थे। सिकंदर के आक्रमण के समय अंबी तक्षशिला के शासक थे। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना किया। सिकंदर की जो सेना थी ये व्यास नदी को पार करने से मना किया। बाद में वो भारत से लौट गया, ठीक है। 325 ईसा पूर्व में वो भारत से रवाना हुआ एवं 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो गई। उसकी 323 ईसा पूर्व में ही बेबीलोन में मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण से भारत एवं यूनान के बीच व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंध बढ़े। सिकंदर जब आक्रमण किया, है ना,
तो उसके बाद भारत एवं यूनान के बीच ना व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंध बढ़े। उसने भारत में 3 शहर बसाया था सिकंदर ने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में 3 शहर बसाए, निकेया, अलेक्जेंड्रिया एवं बुकेफेल्स। कौन कौन से शहर थे ये? निकेया, अलेक्जेंड्रिया, बुकेफेल्स। प्रिय घोड़ा का नाम था उसके, है ना। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में नंद वंश का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए। वे थे आपके नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुल्स। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए थे। वे थे आपके नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग का दूसरा चैप्टर प्रारंभ होता है, मौर्य साम्राज्य। तो ये चैप्टर बहुत बड़ी है, इस वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी तो ये है ना 1.5 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मैं इसके लिए स्पेशल अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो चलिए, थैंक यू, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और एक चीज़, हाँ प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और क्या लाइक एंड शेयर भी कर देना आप लोग। बाकी धन्यवाद।